और बायो में आप लोग को पता है आपके एग्जाम में बायो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब बायो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बायो आप लोग को पढ़ना है। तो आप लोग बता सकते हैं आपके टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं बायो के? आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, ये एग्जाम के आप लोगों ने पेपर वगैरह देखा होगा, और पेपर देखा होगा तो बता सकते हैं बायो के अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन आते हैं आप लोग के एग्जाम में। तो जो हमारे इस 3 से 4 नहीं योगेश, 3 से 4 नहीं आते हैं, आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आपके बायो के आते हैं। तो बायो इस टाइम देखा जाए हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, चाहे वो आपका यूपीएससी, हाँ मैक्सिमम 10 आते हैं, मैक्सिमम 10 कह सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज देखा जाए ऑन एवरेज आपके 7 से 8 क्वेश्चन बायो के पूछे जाते हैं। और जब 7 से 8 क्वेश्चन बायो के पूछे जाते हैं, आप लोग के लिए बायो इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा? अगर सिंपली आप ही लोगों से पूछा जाए जो हमारा बायो है, बायो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा? हाँ, पूरी साइंस से 20 आते हैं, जिसमें से आपका बायो भी एक आपका कवर करता है, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन बायो के आते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बायो के बारे में। पहले हम आपको बायो के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सब कुछ आप लोग को बताया जाएगा। तो आप लोग को आज तो मेरी पहली क्लास है ना, आप लोग के बैच में आज मेरी पहली क्लास है। हाँ जी, आज आप मेरी पहली क्लास है बायो की। तो चलिए, जब बायो की पहली क्लास है तो आपको ये भी बताना होगा कि क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज बायो। बायो होता क्या? आपका जीव विज्ञान होता क्या है? तो देखिए आपका जीव विज्ञान सिंपली अगर देखा जाए बायो आपका कोई मेन सब्जेक्ट नहीं होता, बायो आपका सब्जेक्ट का ब्रांच होता है। और देखा जाए आपके बायो कौन से सब्जेक्ट का ब्रांच होता है? तो देखिए बायो आपका मेनली साइंस का ब्रांच होता है। आपका मेन जो सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट हमारा कौन सा होता है? मेन सब्जेक्ट हमारा साइंस होता है, विज्ञान होता है, और इसी का एक ब्रांच होता है जिसको बोलते हैं बायो। तो देखिए व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या होता है, पहले विज्ञान जानेंगे तब तो हम लोग जीव विज्ञान जानेंगे, तो पहले दोनों हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए व्हाट इज साइंस, आपका विज्ञान होता क्या है? तो आप लोग जहां पर भी बैठे हैं हर जगह आपके मेनली 2 फैक्टर पाए जाते हैं। और 2 फैक्टर कौन कौन से फैक्टर पाए जाते हैं? एक हम लोग हैं, और हम लोग कैसे फैक्टर होंगे? हम लोग लिविंग फैक्टर होंगे, सजीव फैक्टर होंगे। ऐसे देखिए पूरे आपके रूम में हवा भरा होगा, और ये जो हवा होगा ये हवा आपका कैसा फैक्टर होगा? ये आपका नॉन लिविंग होगा, निर्जीव होगा। तो आपके जितने भी इन्वायरमेंट है, आपके मेनली इन्वायरमेंट 2 फैक्टर से मिलकर बने होते हैं, एक आपका सजीव होता है, दूसरा निर्जीव होता है। तो कैसे कोई सजीव मिलकर बना है और कैसे कोई निर्जीव मिलकर बना है, कैसे कोई लिविंग मिलकर बना है, कैसे नॉन लिविंग मिलकर बना है, इसी की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो इन सिंपल देखिए विज्ञान आपका हुआ क्या? तो विज्ञान आपका हुआ स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव तथा निर्जीव का अध्ययन। सजीव तथा निर्जीव का अध्ययन जैसे देखा जाए हमारे जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी लिविंग होते हैं, आप लोग से पूछा जाए लिविंग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हम लोग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जितने भी लिविंग है, जितने भी सजीव है, इनकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? सेल होगी, कोशिका होगी। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे? साइंस में, विज्ञान में। ऐसे देखिए जितने भी हमारे नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव होते हैं, निर्जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एटम होते हैं, परमाणु होते हैं। और जो परमाणु है, परमाणु की भी स्टडी किसमें होगी? साइंस में। तो कैसे कोई लिविंग मिलकर बना है, कैसे कोई नॉन लिविंग मिलकर बना है, इसी के पूरे अध्ययन को हम लोग विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो आप लोग को पता होगा जो साइंस है, साइंस के टोटल 3 ब्रांच होते हैं, और 3 ब्रांच हमारे कौन कौन से होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आप लोग बता सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लिविंग के बारे में पढ़ते हैं कि नॉन लिविंग के बारे में? तो फिजिक्स केमिस्ट्री नॉन लिविंग का स्टडी होता है। लेकिन देखिए जो बायो होता है, बायो में किसके बारे में जानेंगे? तो जो आपका वर्ड है बायो, बायो का मतलब ही होता है लाइफ। बायो इज अ रूट वर्ड फॉर लाइफ, जबकि लॉजी और लॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? स्टडी। तो दोनों को मिलाकर देखिए व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन। तो इसमें हम लोग जब भी पढ़ेंगे जीवन के बारे में पढ़ेंगे, और जीवन के बारे में पढ़ेंगे मतलब इसमें हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? इसमें हम लोग लिविंग की स्टडी करेंगे, सजीव का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग बता सकते हैं हम लोग की स्टडी किसमें होनी चाहिए? जो ह्यूमन है, ह्यूमन की स्टडी किसमें होगी? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कि बायो में? तो हम लोग लिविंग है, सजीव हैं। और जब हम लोग सजीव हैं, हमारी स्टडी किसमें होगी? बायोलॉजी में होगी, आपकी जीव विज्ञान में होगी। तो आगे देखिए जो हमारा जीव विज्ञान है इसके भी 2 ब्रांचेस होते हैं, और जीव विज्ञान के 2 ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं? तो हमारा पहला कौन सा होगा? जूलॉजी, जूलॉजी जंतु विज्ञान।
जबकि सेकंड देखिए, सेकंड हमारा कौन सा होता है, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। तो जो हमारा बायो है इसके भी दो ब्रांचेस होंगे, जूलॉजी होगा, बॉटनी होगा। जूलॉजी जंतु विज्ञान नाम से ही लग रहा है, इसमें हम लोग जब भी पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। जबकि जो वनस्पति विज्ञान है इसमें हम लोग जब भी पढ़ेंगे, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में। तो वनस्पति विज्ञान हमारी प्लांट्स की स्टडी होती है, जबकि हमारा जंतु विज्ञान क्या होता है, ये आपकी एनिमल की स्टडी होती है। तब आप लोग फाइनली बता सकते हैं हमारी स्टडी किसमें होगी, हमारी स्टडी जूलॉजी में होगी कि बॉटनी में। अब आप लोग फाइनली बता सकते हैं जो ह्यूमन है, ह्यूमन की स्टडी किसमें होती होगी, जूलॉजी में कि बॉटनी में। हम लोग एनिमल है कि प्लांट है, जल्दी आप लोग बताइए। वी आर एनिमल्स और प्लांट, हम लोग एनिमल होंगे कि प्लांट होंगे। तो सबका आंसर आ रहा है, हम लोग जूलॉजी में हमारी स्टडी होगी। मतलब सब लोग मान रहे हैं कि हम लोग एनिमल होते हैं। अब सब लोग का मानना है कि हम लोग एनिमल होते हैं, बिल्कुल। आप लोग को पता होगा ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। जो मानव होता है, मानव क्या होता है, सामाजिक जंतु होता है, सामाजिक प्राणी होता है। और जब हम लोग सामाजिक प्राणी है मतलब एनिमल है, और जब एनिमल है तो हमारी स्टडी किसमें होगी, जूलॉजी में, जंतु विज्ञान में। तो इन आपका सारे एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, इनकी स्टडी जूलॉजी में होती है, जबकि प्लांट्स की स्टडी किसमें होती है, बॉटनी में। तो ये हो गया हमारा बायो है क्या, इन सिंपल हम लोग बोल सकते हैं एनिमल और प्लांट की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो देखिए जीव विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइक हम लोग सेल टॉपिक पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में जानेंगे, ब्लड के बारे में जानेंगे, ब्रेन के बारे में जानेंगे, ये सब कुछ के बारे में जानेंगे। तो सिलेबस आप लोग को मिल जाएगा, सिलेबस क्या क्या पढ़ना है ये आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए देखिए अभी हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और कौन सा, ये टॉपिक आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक हमारा कौन सा होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा, हमारा पोषक तत्व होगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये हमारा क्या होगा, न्यूट्रिएंट होगा, आपका पोषक तत्व होगा। तो आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए, जल्दी से बताएं आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है बायो, जल्दी से आप लोग पहले कंफर्मेशन दे कि तैयार हैं आप लोग पढ़ने के लिए। अच्छा सब लोगों ने बोला कि यहाँ पे तैयार है, और तैयार है तो पढ़ना स्टार्ट किया जाए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और हमारा आज का जो टॉपिक होगा, पहला टॉपिक हमारा न्यूट्रिएंट होगा, पोषक तत्व होगा। और चलिए पढ़ते हैं पोषक तत्व होता क्या है, न्यूट्रिएंट होता क्या है। तो न्यूट्रिएंट सामने आप लोग को इतने खाने का तस्वीर दिख गया होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये रिलेटेड किससे होगा, खाने से रिलेटेड होगा। तो देखिए न्यूट्रिएंट हुआ क्या, वो सारा फूड मटेरियल जो हमें खाना जरूरी होता है, और जिनके भी कमी से हम बीमार हो जाएं, आप लोग का डिजीज हो जाए, ये सारा हमारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है, पोषक तत्व होता है। तो वो सारा फूड मटेरियल जो भी खाना जरूरी हो और जिनके भी कमी से हम बीमार हो जाए, यही हमारा न्यूट्रिएंट होगा, पोषक तत्व। तो आप लोग बताइए विटामिन खाना जरूरी होता है कि नहीं होता है। आपने सुना होगा जो विटामिन है, विटामिन खाना जरूरी होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। तो जो विटामिन है ये भी आपका क्या होगा, न्यूट्रिएंट होगा, पोषक तत्व होगा। तो चलिए देखिए कौन कौन सा हम लोग खाना खाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दाल चावल नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोग दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, पनीर खाते हैं। तो हम लोग देखिए हम लोग खाते क्या क्या है। तो हम लोग मेनली 6 तरह का न्यूट्रिएंट खाते हैं, 6 तरह का पोषक तत्व खाते हैं। और ये हमारे 6 तरह के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो चलिए देखिए हमारे टोटल 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और सबसे पहला हमारा कौन सा होता है, ये होता है कार्बोहाइड्रेट। जो हम लोग पहला न्यूट्रिएंट खाते हैं ये हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। सेकंड देखिए, सेकंड हम लोग क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड हम लोग क्या खाते हैं, फैट खाते हैं, जैसे घी वगैरह खाते हैं। इन सबसे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है, वसा मिलती है। नेक्स्ट हम लोग क्या खाते हैं, विटामिन खाते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिनरल्स खाते हैं, जबकि लास्ट हम लोग क्या पीते हैं, वाटर पीते हैं। तो टोटल हमारे पोषक तत्व 6 तरह के होंगे, और इन्हीं 6 के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमें एक दिन में कितना खाना चाहिए। फिर एक एक करके सबके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, सबके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको क्या बताएंगे, कौन सा न्यूट्रिएंट हमें कितना खाना होता है। तो देखिए हमारा पहला न्यूट्रिएंट कौन सा है, हमारा पहला न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को कॉमनली हम लोग किस नाम से जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कॉमनली हम लोग शुगर नाम से जानते हैं, इसको शर्करा के नाम से जानते हैं। और देखिए शुगर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो जो भी हम लोग रोटी खाते हैं, जो भी हम लोग चावल खाते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो हम लोग रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, इन सबसे क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और आप लोग बता सकते हैं हमें एक दिन में
कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, मैक्सिमम कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, तो देखा जाए हमें एक दिन में मैक्सिमम 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। एक दिन में मैक्सिमम 300 ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, मतलब रोटी हो गया, चावल हो गया, आप लोग का आलू हो गया, इन सबको मिलाकर हमें एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट खाना होता है, 300 ग्राम। अब आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम लोग क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। और आप लोग को पता होगा प्रोटीन कहाँ से मिलता है, अंडा खाते हैं या दाल खाते हैं, सोयाबीन वगैरह खाते हैं। इन सबसे हमें क्या मिलता है, इन सबसे हमें प्रोटीन मिलता है। और आप लोग बता सकते हैं एक नॉर्मल पर्सन को कितना प्रोटीन खाना चाहिए होता है। अगर आप लोग से पूछा जाए एक नॉर्मल पर्सन को एक दिन में कितना प्रोटीन खाना होगा, तो क्या सबके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सेम होती होगी, ऐसा नहीं है। सबके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, अलग अलग होती है। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसको कितना प्रोटीन खाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक एडल्ट की बात करेंगे। एडल्ट जैसे हम लोग हैं, जो भी 18+ वाले होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं। और देखिए एडल्ट को एक दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए है, तो देखिए एक एडल्ट को प्रोटीन खाना होता है 0.8 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट। मतलब हमारे शरीर का वजन जितना भी है, 18 साल से ऊपर जो होते हैं उनको एडल्ट बोला जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, हमारे शरीर का वजन जितना भी है, हर 1 किलो के लिए हमें कितना खाना होता है, 0.8 ग्राम। 0.8 ग्राम आपको खाना होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई 50 किलो का है, अगर मान लेते हैं अगर कोई 50 किलो का है तो उसे प्रोटीन कितना खाना होगा। आप लोग से अगर पूछा जाए अगर कोई 50 किलो का है तो उसे एक दिन में कितना प्रोटीन खाना होता है, तो हमने क्या बोला, हर 1 किलो के लिए कितना खाना है, 0.8 ग्राम खाना है। और जब हर 1 किलो के लिए 0.8 ग्राम खाना है, मतलब 50 किलो के पर्सन को एक दिन में कितना प्रोटीन खाना होगा, 40 ग्राम प्रोटीन खाना होगा, 40 ग्राम। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं क्या प्रोटीन सबको सेम रिक्वायर होता है, क्या वेट के साथ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होती है कि ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता जाएगा, वजन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या होती होगी, ज्यादा होती जाएगी। जैसे मान लेते हैं अगर कोई 60 किलो का है, आप लोग से पूछा जाए अगर कोई 60 किलो का है तो उसे एक दिन में कितना प्रोटीन खाना होगा। आप लोग बता सकते हैं कि अगर कोई 60 किलो का है उससे एक दिन में कितना प्रोटीन खाना होगा, तो हर एक केजी के लिए कितना खाना है, 0.8 ग्राम खाना है। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं उससे एक दिन में कितना प्रोटीन खाना होगा, 48 ग्राम, 48 ग्राम। तब आप लोग बता सकते हैं जो एडल्ट होते हैं उनको एक दिन में कितना प्रोटीन चाहिए, हर किलो के लिए 0.8 ग्राम चाहिए होता है। तब आप लोग बता सकते हैं कि बच्चों को भी इतना ही प्रोटीन चाहिए होगा। अगर आप लोग से पूछा जाए जो भी बच्चे होते हैं, जो भी चाइल्ड होते हैं, क्या चाइल्ड को भी 0.8 ग्राम ही प्रोटीन चाहिए होता है, नहीं, उन्हें प्रोटीन ज्यादा चाहिए। और अब देखें, अब हम किसकी बात करें, अब हम बात करें टीनेजर्स की। टीनेजर्स, और आप लोग को पता है टीनेजर्स क्या होते हैं, तो जो भी आपके 13 से लेकर 19 साल तक के बच्चे होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, टीनेजर्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, टीनेजर्स होंगे जो हमारे 13 से लेकर 19 साल तक के होंगे। और देखा जाए इन्हें कितना प्रोटीन खाना होता है, तो इन्हें प्रोटीन खाना होता है 0.95 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट। मतलब उनके बॉडी का वेट जितना भी है, शरीर का वजन जितना भी है, हर 1 किलो के लिए उन्हें कितना खाना होगा, 0.95 ग्राम उन्हें खाना होगा। तब आप लोग बता सकते हैं एज बढ़ने के साथ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होती है कि ज्यादा होती है। आप इसको देखकर ही बता सकते हैं एज बढ़ने के साथ हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होती है कि ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ रहा है हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होने लग रही है। और आप लोग बता सकते हैं ऐसा क्यों होगा, क्यों कम होगा। तो पता है जो टीनेजर्स है, टीनेजर्स को ग्रो करना है, उनकी हाइट बढ़नी है, और जब उनकी हाइट बढ़नी है उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए। लेकिन जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं हमारी हाइट क्या होती है, एक टाइम के बाद रुक जाती है, हाइट नहीं बढ़ता। और जब हाइट नहीं बढ़ता इसीलिए हमें कम प्रोटीन चाहिए होता है। तो जिनको ज्यादा ग्रो करना है उनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, जिनको कम ग्रो करना है उनके लिए क्या होगा, कम प्रोटीन चाहिए होता है। तो एडल्ट के लिए क्या हो गया, 0.8 ग्राम हो गया, टीनेजर्स के लिए क्या हो गया, 0.95 ग्राम हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, चाइल्ड की, बच्चों की। और बच्चों मतलब बिलो 13 ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो जो 13 साल से कम के बच्चे होंगे, आप लोग बताइए इनको आपका टीनेजर से ज्यादा प्रोटीन चाहिए होगा कि कम चाहिए होगा। अब आप लोग बता सकते हैं जो भी बिलो 13 वाले हैं उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, इनको ज्यादा ग्रो करना है, और जब इन्हें ज्यादा ग्रो करना है मतलब इन्हें प्रोटीन क्या होगा, ज्यादा चाहिए। और इन्हें कितना चाहिए होता है, 2 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट।
उनके शरीर का वजन जितना भी है उसका कितना चाहिए, 2 ग्राम चाहिए। जैसे मान लेते कोई बच्चा पैदा हुआ है, वो 4 किलो का है, 4 किलो का कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो उसे एक दिन में कितना प्रोटीन चाहिए होगा, तो आप लोग को पता है जब 4 किलो का उसे कितना चाहिए, 8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो ये हो गया, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है, और रिक्वायरमेंट इसलिए कम होती है क्योंकि हमारा ग्रोथ कम हो जाता है, हमारी हाइट बढ़ना रुक जाती है, इसलिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका और आप लोग बताएंगे, अगर पूछा जाए प्रेग्नेंट लेडीज को कितना प्रोटीन चाहिए होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रेग्नेंट लेडीज को एक दिन में कितना प्रोटीन चाहिए होता है। तो आप लोग बता सकते हैं इनको कम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी कि ज्यादा की, ऑब्वियस सी बात है इनको अपने बॉडी के लिए तो प्रोटीन चाहिए, साथ साथ जो पेट में बच्चा पल रहा है उसके लिए भी तो प्रोटीन चाहिए। तो इन्हें क्या होगा, इन्हें ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी और इनका फिक्स होता है। और इनको एक दिन में कितना प्रोटीन खाना होता है, इनको एक दिन में 55 से 70 ग्राम प्रोटीन खाना होता है। आपका वेट के अकॉर्डिंग ये नहीं होगा, इनका फिक्स होगा। और इन्हें एक दिन में कितना प्रोटीन खाना होगा, 55 से 70 ग्राम। तो क्या अब आप लोग बता सकते हैं प्रोटीन कितना चाहिए होगा? अब आप लोग आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं कि किसको कितना प्रोटीन चाहिए, प्रेग्नेंट होगी तो कितना चाहिए, एडल्ट होगा तो कितना चाहिए, टीन होगा तो कितना चाहिए, ये सब हमने बता दिया कि एक पर्सन को कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग घी खाते हैं, तेल खाते हैं, और आप लोग बता सकते हैं घी और तेल हमें एक दिन में मैक्सिमम कितना खाना चाहिए, मतलब एक दिन में हमें फैट मैक्सिमम कितना खाना चाहिए। तो देखिए एक दिन में हमें मैक्सिमम 80 ग्राम फैट खाना चाहिए, मैक्सिमम हमें 80 ग्राम फैट खाना चाहिए। अब आता है विटामिन, और देखिए विटामिन जनरली हम लोग मिलीग्राम में खाते हैं, इसको कम अमाउंट में खाते हैं। ऐसे देखिए मिनरल्स, जैसे हम लोग लोहा खाते हैं, आयरन खाते हैं, जो भी हम लोग साग सब्जियां खाते हैं उससे आयरन मिलता है, जो भी हम लोग दूध पीते हैं उससे कैल्शियम मिलता है। तो आपका आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब भी हम लोग मिलीग्राम में खाते हैं, ये भी हम लोग मिलीग्राम में खाते हैं, अलग अलग का अलग अलग अमाउंट होता है, लेकिन जनरली हम लोग क्या खाते हैं, ये भी मिलीग्राम में खाते हैं। अब लास्ट हम लोग क्या पीते हैं, वाटर, पानी। और आप लोग बताइए एक दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए, अगर आप लोग से पूछा जाए एक दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए, तो एक दिन में आप लोग को पता होगा 1 लीटर, सोना बिल्कुल नहीं, 1 लीटर नहीं पीना चाहिए। अगर देखें 1 लीटर, एक दिन में हमें 5 से 6 लीटर पानी पीना होता है, 5 से 6 लीटर आपका पानी पीना होता है। तो एक दिन में ऑन एवरेज हमें 5 से 6 लीटर पानी पीना होता है। तो आप लोग में से कितने लोग 5 से 6 लीटर पानी पी लेते हैं? अगर आप लोग से पूछा जाए आप लोगों में से कितने लोग ऐसे जो 5 से 6 लीटर पानी एक दिन में पी लेते होंगे, अगर आप लोग सामने रहते तो हम आपको देखकर बता देते कि आप लोग में से कौन ज्यादा पानी पीता है, कौन कम पानी पीता है। आप लोग बता सकते हैं, देखकर कैसे बताया जा सकता है कि कौन कम, अविरल वेट कीजिए, बता रहे हैं अभी, वेट कीजिए। अभी आप लोग बताइए हम कैसे बता देते सामने आप लोग होते तो कौन कम पानी पीता है, कौन ज्यादा पीता है। तो जो भी ज्यादा पानी पीते हैं उनके चेहरे पे ग्लो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग के चेहरे पे बहुत ज्यादा ग्लो हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना होगा। और मिनिमम एक दिन में कितना पानी पीना होगा, 5 से 6 लीटर पानी पीना होगा। तो आज से कितने लोग ज्यादा पानी पीना स्टार्ट कर रहे हैं? आप लोग आज से ज्यादा पानी पीना स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि क्या करना है, आपको अपने चेहरे पे ग्लो लाना है। तो ये हो गया आपका 6 तरह का न्यूट्रिएंट हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, ये आपका 6 तरह का हो गया। अब देखिए ये जो हमारे 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, इन 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और देखिए 2 पार्ट हम लोग कौन कौन से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और हमारा पहला कौन सा होता है, एक होता है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट। और मैक्रो न्यूट्रिएंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुल पोषक तत्व। मैक्रो न्यूट्रिएंट आपका बहुल पोषक तत्व। जबकि नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। और माइक्रो न्यूट्रिएंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अल्प पोषक तत्व। तो मेनली हमारे 2 तरह के पोषक तत्व होते हैं, और ये कौन कौन से हो गए, एक हो गया हमारा माइक्रो, जबकि सेकेंड कौन सा हो गया, मैक्रो। तो नाम से ही देख रहे हैं बहुल पोषक तत्वों का मतलब क्या हुआ, वो सारा न्यूट्रिएंट हमें जो ज्यादा अमाउंट में खाना हो, जो भी हमें ज्यादा अमाउंट में खाना हो, ग्राम वगैरह में खाना हो, ये सारा न्यूट्रिएंट हमारा क्या होता है, मैक्रो होता है। तो जो भी हमें न्यूट्रिएंट ग्राम में खाना हो, ज्यादा अमाउंट में खाना हो, ये सारा क्या होगा, मैक्रो होगा। जबकि देखिए वो सारा न्यूट्रिएंट जो हमें मिलीग्राम में खाना हो, ये हमारा क्या होता है, माइक्रो होता है।
तो आप लोग बता सकते हैं कौन कौन सा न्यूट्रिएंट माइक्रो होगा, कौन कौन सा मैक्रो होगा? आपका बहुल पोषक तत्व कौन सा हो सकता है, अल्प पोषक तत्व कौन सा हो सकता है? तो जो भी हमें ग्राम में खाना है वो सारा हमारा क्या होगा, मैक्रो होगा। जो भी हमें मिलीग्राम में खाना है वो हमारा क्या होगा, माइक्रो होगा। तो आप लोग को पता होगा कौन कौन सा मैक्रो हो सकता है। आपका कार्बोहाइड्रेट मैक्रो होगा, जो हमारा फैट है ये भी क्या होगा, मैक्रो होगा। जो भी हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन भी क्या होगा, मैक्रो होगा। जो भी हमारा वाटर है, जल है, ये भी क्या होगा, आपका मैक्रो होगा। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, ये सारे हमें ज्यादा अमाउंट में खाना है या पीना है, तो ये सारा हमारा क्या होगा, मैक्रो होगा। जबकि जो हमारे विटामिन और मिनरल्स हैं ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे माइक्रो हो जाएंगे। तो जो कम अमाउंट में खाना वो माइक्रो हो गया, जो ज्यादा अमाउंट में खाना वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा। तो कुछ समझ आया, कुछ समझ आया कि आपका मैक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है? कुछ आप लोग को समझ आया होगा। और जो बोल रहे थे, किसको ही बोल रहे थे कि वो मैथ स्ट्रीम के, उन्हें समझ नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी क्लास में सबको समझ आ जाता है, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं आप लोग को समझ आ जाए, इसलिए हमें लगता है कि आप लोग को समझ आ सकता है। तो ये हो गया, इन 6 तरह का न्यूट्रिएंट हमने सब बता दिया कि कौन सा न्यूट्रिएंट आपका क्या होता है, कितनी आप लोग का कितना खाना होता है, ये सब कुछ बता दिया गया। तब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक एक के बारे में, जैसे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन पढ़ेंगे, फिर फैट पढ़ेंगे। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का जो हमारा पार्ट होगा, ये होगा कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो नाम से ही देखिए आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, नाम के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। और देखिए कार्बोहाइड्रेट होगा क्या, तो आपका पहला वर्ड ये कार्बो, पहला वर्ड है कार्बो। और अगर कार्बो को रिलेट करना चाहें, कार्बो आपका रिलेट किससे होगा, कार्बो आपका रिलेट होगा कार्बन से, कार्बो आपका कार्बन से रिलेट हो रहा है। और हाइड्रेट का मतलब क्या हुआ, हाइड्रेट का मतलब हो गया H2O, ये हो गया आपका H2O। तो कार्बो का मतलब क्या हो गया, कार्बन, जबकि हाइड्रेट का मतलब क्या हो गया, वाटर। तो इन सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो सारा कंपाउंड, वो सारा यौगिक जो आपके कार्बन और जल से मिलकर बना हो, वो सारा यौगिक जो आपका कार्बन और जल से मिलकर बना हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। द कंपाउंड विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड वाटर, आपका वो सारा यौगिक जो कार्बन और जल से मिलकर बना हो, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ से अब आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है, आप लोग बताइए। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होगा? तो हमारा पहला तत्व ही कौन सा हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। सेकंड आपका तत्व, सेकंड एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 3 एलिमेंट होंगे, 3 तत्व होंगे। और ये 3 तत्व हमारा क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड थर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो इन सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो किससे किससे मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो यहाँ से अगर पूछा जाए क्या कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन होना कंपलसरी होता है, अगर आप से पूछा जाए क्या कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन होना कंपलसरी होता है, ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन होना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर जब भी होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। तो हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहला स्टेटमेंट कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। अब देखिए जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को कॉमनली हम लोग किस नाम से जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कॉमनली हम लोग शुगर नाम से जानते हैं, इसको शर्करा नाम से जानते हैं। तो जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है इट इज कॉमनली नोन एज शुगर, इसको शर्करा बोला जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा डायबिटिक पेशेंट को चावल नहीं खाना चाहिए क्योंकि चावल में शुगर होता है, ऐसा सुना होगा कि चावल में शुगर होता है इसलिए उसको डायबिटिक पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। लेकिन चावल में शुगर नहीं होता, चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसे ही बोला जाता है फल मीठा होता है क्योंकि फल में शुगर होता है, तो फल में भी शुगर नहीं होगा, फल में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। तो जहां कहीं भी आपका शुगर वर्ड लगा हो, शुगर वर्ड हमेशा किसके लिए लगा होगा, कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो इसका कॉमन नेम, इसका सामान्य नाम क्या हुआ, ये शर्करा हो गया। अब देखिए जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, पहले तो आप लोग ये बताइए, आप लोग सो गए, रिप्लाई नहीं कर रहे, अब आप लोग सो तो नहीं गए, जगे हैं? पहले तो आप लोग ये बताइए जगे हैं आप लोग? अच्छा नो मैम जगे नहीं, अच्छा जगे है, चलिए जगे रहे, क्योंकि जगे रहेंगे तो हमें पढ़ाने में अच्छा लगेगा। आप लोग रिप्लाई करते रहते तो हम भी आराम से पढ़ाते रहते हैं, नहीं तो आप लोग सो जाएंगे, हम भी सो जाएंगे, फिर हम कुछ भी पढ़ा देंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एनर्जेटिक होकर पढ़ाएं तो आपको भी इसके लिए रिप्लाई करना होगा।
तो चलिए देखिए, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn, CnH2nOn। तो ये हो गया आप लोग का इसका जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र। और इसका सामान्य सूत्र हमारा क्या होगा? CnH2nOn। जैसे मान ले अगर हम लोग n बराबर 3 रखे, आप लोग बताइए फॉर्मूला क्या बन सकता है? अगर हम लोग n के बराबर 3 रखे, यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन सकता है? तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? आपका C3 बनेगा। आगे हमारा क्या बनेगा? H6 बनेगा। और नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा? O3 बनेगा। n की जगह में 3 रखना है, और जब हम लोग n की जगह 3 रखेंगे, यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C3H6O3। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हुआ? CnH2nOn। तो चलिए बताइए, अगर पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट में CHO के बीच क्या अनुपात होता है? अगर पूछा जाए आपके कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्या अनुपात होता है, क्या रेशियो होता है? तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं इसके बीच आपका रेशियो क्या होगा? आपका रेशियो होगा 1:2:1। यही आपका होना चाहिए। कार्बन के कितने आपके होंगे? 1 होगा। हाइड्रोजन कितना होगा? 2 होगा। ऑक्सीजन हमारा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब यहाँ से जो रेशियो होगा, यहाँ से जो हमारा अनुपात होगा, ये हमारा कितना हो गया? 1:2:1। और ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा जा चुका है। तो जब आप लोग से पूछा जाए, अब आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बताएं, ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट बना, इसका नाम क्या होना चाहिए? आपका C3H6O3 बना, इसका नाम क्या होना चाहिए? तो देखिए इसका नाम क्या होगा? आप लोग को पता है यहाँ पर कार्बन 3 है, 3 कार्बन है। और जब 3 कार्बन है, इसके लिए आपका वर्ड क्या लगेगा? ट्राई वर्ड लगेगा। तो 3 कार्बन है, आपका वर्ड क्या लगा? ट्राई लगा। अब देखिए, अब ये हमारा क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, एक कार्बोहाइड्रेट है। और जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लास्ट में जनरली आपका ओज वर्ड लगा होता है। तो जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके लास्ट में जनरली आपका ओज वर्ड लगा होता है। तो इसके भी लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? ओज वर्ड लगा देंगे। और जैसे इसके लास्ट में ओज वर्ड लगाएंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या हो जाएगा? ट्रायोज। इसका नाम हो गया ट्रायोज। ट्राई कार्बोज नहीं होगा, इसका नाम हो गया ट्रायोज। तो आप लोग नाम बता सकते हैं, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन, इसका नाम क्या हो गया? ट्रायोज। अब आप लोग बताइए, अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेक्सोज, अगर आप लोग से पूछे व्हाट इज द, नहीं, हाँ, ग्लिसरॉल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो चलिए बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेक्सोज। हेक्सोज का फॉर्मूला क्या होगा? तो हेक्सोज का मतलब कार्बन कितने होने चाहिए? 6 कार्बन होना चाहिए। और जब ये 6 कार्बन होगा, मतलब यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला होगा, ये क्या हो जाएगा? C6H12O6, C6H12O6। तो क्या आप लोग को नाम रखने में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए? नाम रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप लोग को पता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इसका फॉर्मूला बता सकते हैं। तो चलिए लास्ट जल्दी से बता दे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटोज। आपके पेंटोज का फॉर्मूला क्या होगा? तो अगर आप लोग से पूछा जाए पेंटोज का फॉर्मूला क्या हुआ? पेंटा मतलब कार्बन हमारा कितना होगा? 5 कार्बन होगा। और जब 5 कार्बन होगा, मतलब यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा C5H10O5, C5H10O5, ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताएं, यहाँ तक आप लोग को समझ आया कि नहीं आया कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, फॉर्मूला कैसे रखते हैं, नाम कैसे रखते हैं? यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलिए अब बताइए, जो हम लोग रोटी चावल खाते हैं, वो खाने का मेन एम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट खाने का मेन एम क्या होता है? तो देखिए, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें एनर्जी देने का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या है? ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ये हमें एनर्जी प्रदान करता है। जैसे जब भी हमें भूख लगती है, हम लोग रोटी खा लेते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी हमारा कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या करेगा? ऊर्जा प्रदान करेगा। और देखा जाए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? तो हमारा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अप्रॉक्स 4 किलो कैलोरी के बराबर ऊर्जा प्रदान करता है। तो अगर हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ये हमें कितना ऊर्जा प्रदान करेगा? ये हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रदान कर सकता है, ऊर्जा प्रदान कर सकता है। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा का ईंधन। ये हमारा एनर्जी फ्यूल होता है। अब चलिए देखिए लास्ट, और लास्ट क्या जानेंगे? तो लास्ट जानेंगे जो हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? और इसकी सबसे छोटी इकाई का मतलब क्या है? जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, और आप लोग बताइए रोटी क्या डायरेक्टली आपको एनर्जी दे देता होगा? अगर आप लोग से पूछा जाए जो हमारा रोटी है, क्या रोटी बिना पचे आप लोग को एनर्जी देता होगा? रोटी बिना पचे आपको एनर्जी नहीं देगा।
अगर रोटी से एनर्जी प्राप्त करना है तो पहले हमें क्या करना होगा, रोटी को पचाना होगा, रोटी को डाइजेस्ट करना होगा। तो रोटी जिस फॉर्म में, सबसे छोटे फॉर्म में बचता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे छोटी इकाई कहते हैं। और देखा जाए कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ग्लूकोज। मतलब हम लोग जो भी खाना खाएंगे, सारा खाना जाकर आपके किस फॉर्म में पचेगा, आपके ग्लूकोज के फॉर्म में पचेगा। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये हमारा क्या होगा, ग्लूकोज हो जाएगा। तो ये था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो आप लोग को क्या लग रहा है, कार्बोहाइड्रेट टॉपिक खत्म हो गया? आप लोग को क्या लग रहा है, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, सब कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में? अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि मेरे क्लास में कोई भी टॉपिक इतना जल्दी खत्म नहीं होता। तो अगर ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल गलत लग रहा है, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। और अभी क्या पढ़ना बाकी है, तो कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के होते हैं, कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सब कुछ आप लोग को बताना बाकी है। तो देखिए, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 तरह के होते हैं। जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट होंगे वो मेनली 3 तरह के होंगे। और एक आप लोग के दुख की बात बताते हैं, जो हमारा बायो होता है, बायो में मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश में होते हैं। बायो में आप लोग कहीं भी पढ़ो, उसका मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश में होता है। जैसे ये जो तीनों नाम है, तीनों नाम इंग्लिश में ही होता है, इसका कोई हिंदी नहीं होता। तो जब इसका कोई हिंदी नहीं होता, प्लीज आप हमसे इसका हिंदी नहीं पूछिएगा, क्योंकि इसका कोई हिंदी नहीं होता है। तो चलिए देखिए, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट हमारा कौन कौन सा होता है, सबसे पहला होगा मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। सेकेंड हमारा कौन सा होगा, ओलिगोसेक्राइड। जबकि लास्ट देखिए, लास्ट हमारा कौन सा होता है, पॉलीसेक्राइड। हाँ जी, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और कौन कौन से 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट होंगे, मोनोसेक्राइड होगा, ओलिगोसेक्राइड होगा, एंड थर्ड हमारा क्या होगा, पॉलीसेक्राइड। अभी कुछ लोग पूछेंगे मैम डाइसेक्राइड नहीं होता, उसके लिए वेट कीजिए, वो भी बताएंगे डाइसेक्राइड होता है कि नहीं होता है। तो अभी के लिए देखिए, कार्बोहाइड्रेट को मेनली हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, मोनो, ओलिगो एंड लास्ट हमारा कौन सा हो गया, पॉली। तो आप लोग को इतना, आप लोग को तो क्लियर हो ही गया होगा। ये जो भी हम लोग डिवीजन कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, ये हम लोग नंबर के बेसिस पे कर रहे हैं। आपका कितना यहाँ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कितना शुगर प्रेजेंट है, उसी के बेसिस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मोनो, ओलिगो एंड लास्ट हमारा क्या हो गया, पॉली। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले मोनो को डिस्कस करेंगे। और नाम से बताइए मोनो का मतलब क्या होता है। अगर आप लोग से पूछा जाए ये मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब क्या हुआ, सिंगल। जो हमारा मोनो वर्ड है, मोनो का मतलब क्या हुआ, सिंगल। और जो हमारा सेक्रीन है, सेक्रीन का मतलब क्या होता है, सेक्रीन का मतलब होता है शुगर। तो इन दोनों को मिलाकर देखा जाए, व्हाट इज मोनोसेक्राइड, तो वो सारा कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल शुगर से मिलकर बना हो, जो एक शुगर से मिलकर बना हो, इसको हम लोग मोनोसेक्राइड कहते हैं। तो वो सारा कार्बोहाइड्रेट जो हमारा सिंगल शुगर से मिलकर बना हो, दैट इज मोनोसेक्राइड। या ये भी कह सकते हैं वो सारा शुगर जो अपने सिंपल फॉर्म में हो, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हो, जिसको फर्दर हम लोग तोड़ ना सके, फर्दर जिसको हम लोग क्लासिफाई ना कर सके, जिसको डिवाइड ना कर सके, वो सारा हमारा क्या होता है, मोनोसेक्राइड होता है। तो इसको जो हम लोग फर्दर किसी और पार्ट में डिवाइड ना कर सके, यही हमारा क्या होगा, मोनोसेक्राइड होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ओलिगो। ओलिगो, और देखा जाए ओलिगो का मतलब क्या होता है, ओलिगो का मतलब है मिनिमम 2 मैक्सिमम 10, मिनिमम 2 मैक्सिमम 10। और सेक्रीन का मतलब क्या हुआ, सेक्रीन का मतलब हुआ शुगर। मतलब वो सारे कार्बोहाइड्रेट जो मिनिमम 2 शुगर और मैक्सिमम 10 शुगर से मिलकर बने हो, जिसमें मिनिमम 2 शुगर और मैक्सिमम 10 शुगर हो, ऐसा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा, ये क्या होगा, ओलिगोसेक्राइड होगा। तब आप लोग बता सकते जो हमारा डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड कोई अलग टाइप होगा कि वो ओलिगो का ही सब टाइप होगा। आप लोग से अगर पूछा जाए जो हमारा डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड कोई अलग टाइप होगा कि वो ओलिगो का ही टाइप होगा, तो देखिए मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 10 है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 है। तो जब 2 जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा क्या हो जाएगा, आपका डाइसेक्राइड बन जाएगा। 3 जुड़ेगा क्या बन जाएगा, ट्राइसेक्राइड बन जाएगा। 4 जुड़ेगा टेट्रासेक्राइड बन जाएगा। तो डाइसेक्राइड कोई अलग टाइप नहीं होता है, डाइसेक्राइड हमारा किसका टाइप होता है, ओलिगो का ही टाइप होता है। तो ओलिगो का ही एक सब टाइप होगा जिसको हम लोग क्या कह देंगे, डाइसेक्राइड बोल देंगे। जबकि लास्ट देखे, लास्ट हमारा क्या है, पॉली। और पॉली का मतलब क्या हुआ, 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा। तो जब भी हमारे 10 से ज्यादा शुगर जुड़े हुए हो, ऐसे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा, ये हमारा कौन सा होगा, पॉलीसेक्राइड।
तो जो भी हमने डिवीजन किया हुआ है वो सारा किसके बेसिस पे किया है, नंबर ऑफ शुगर, कितने शुगर जुड़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मोनो हुआ, ओलिगो हुआ, एंड लास्ट हमारा कौन सा हुआ, पॉली हुआ। तो चलिए अब इन तीनों को हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि कौन सा मोनो होगा, कौन सा ओलिगो होगा, सारा एग्जाम्पल अब आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम आपको मोनो के बारे में बताएंगे, मोनोसेक्राइड के बारे में। तो क्या लग रहा है आगे आप लोग को समझ आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग को क्या लग रहा है, बायो आप लोग को समझ में मतलब आने के चांसेस हैं या नहीं है? यस, आ सकता है। चलिए देखते हैं कितना समझ आता है, आएगी। चलिए देखते हैं कि आ गई नहीं, आना मतलब आगे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उम्मीद कर सकते हैं कि आप आगे आप लोग को ये समझ आएगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम लोग किसका एग्जाम्पल बताते हैं, अब हम लोग सबसे पहले मोनोसेक्राइड के बारे में बताते हैं। और आप लोग बताइए, जो हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज सबसे छोटी इकाई थी कि सबसे बड़ी इकाई थी? अगर आप लोग से पूछा जाए जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारी सबसे छोटी इकाई थी कि सबसे बड़ी इकाई थी? ग्लूकोज सबसे छोटी इकाई थी। और आप लोग बताइए, जब हमारी ग्लूकोज सबसे छोटी इकाई है, वो किसका एग्जाम्पल होना चाहिए, वो हमारा मोनो का एग्जाम्पल होना चाहिए कि ओलिगो का? तो जब वो सबसे छोटी इकाई है मतलब सिंगल यूनिट होगा, और जब वो सिंगल यूनिट होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, आपके मोनो का। तो देखिए सबसे पहला हमारा कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा, आपका ग्लूकोज सबसे पहला एग्जाम्पल होगा। तो जो हमारा मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड का पहला एग्जाम्पल हमारा कौन सा होगा, ये हमारा ग्लूकोज होगा। तो चलिए हम लोग एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर ग्लूकोज के बारे में बताएं, तो ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ हेक्सोज। जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारा हेक्सोज का टाइप होता है। तो आप लोग बताइए, जब हमारा ग्लूकोज हेक्सोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अगर सिंपली आप लोग से पूछा जाए ग्लूकोज हमारा एक हेक्सोज है, और जब ग्लूकोज हेक्सोज है, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? हेक्सा का मतलब कितने कार्बन होने चाहिए? 6 कार्बन होना चाहिए। और जब 6 कार्बन होना चाहिए मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा? C6H12O6 होगा। ये हमारा C6H12O6 होगा। तो ये हमारा हेक्सोज है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ? C6H12O6। ग्लूकोज के बारे में क्या बोला जाता है, आपको बताया गया, ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। और जब ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है, बॉडी में जाकर ये पचेगी नहीं, और जब बॉडी में जाकर नहीं पचेगी, इसको पचने की जरूरत नहीं है, और जब ये नहीं पचेगी, ये हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो ये जब भी करेगा, ये क्या करेगा? हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करेगा। जैसे मान लीजिए जब हम लोग बहुत थके हारे आ रहे हैं, आप लोग बताइए, आप लोग क्या प्रेफर करेंगे? आप लोग ग्लूकॉन डी पीना प्रेफर करेंगे कि रोटी खाना प्रेफर करेंगे? आप लोग मान लीजिए बहुत दूर से आ रहे हैं, थक हार कर बिल्कुल आ रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, आप लोग रोटी खाएं या ग्लूकॉन डी पिए, आप लोग क्या प्रेफर करेंगे? तो आप लोग को पता है, आप लोग ग्लूकॉन डी प्रेफर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लूकॉन डी जो है, ग्लूकॉन डी में आपका ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज क्या करेगा? आपको तुरंत एनर्जी दे देगा। लेकिन अगर आप लोग रोटी खा रहे हैं, रोटी खाएंगे तो क्या होगा? रोटी जाकर बॉडी में पचेगा, बॉडी में रोटी को पचने में 2 से 3 घंटे लगेंगे, और 2 से 3 घंटे बाद आपको ऊर्जा मिलेगी। तो आप लोग क्या प्रेफर करेंगे? ग्लूकोज डायरेक्ट आप लोग लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज आपका फर्दर डाइजेस्ट नहीं होता, और ये क्या कर सकता है? हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करेगा, इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। तो ये था हमारे ग्लूकोज के बारे में। अब आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, नेक्स्ट हमारा कौन सा मोनोसेक्राइड होता है? ये होता है फ्रक्टोज। तो ये क्या, नेक्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट हमारा मोनोसेक्राइड, और ये होता है फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज के बारे में जाना जाए, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेक्सोज, ये भी हमारा हेक्सोज का टाइप होता है। तो आप लोग बताइए, जब फ्रक्टोज भी हेक्सोज है, इसका भी फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अगर आप से पूछा जाए, जब हमारा फ्रक्टोज भी हेक्सोज है, आपके फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो ये भी हेक्सोज है। हेक्सा का मतलब कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे, और 6 कार्बन होंगे मतलब इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? सेम ही होगा। और इसका फॉर्मूला क्या हुआ? C6H12O6। आपका सेम फॉर्मूला होगा C6H12O6। तो चलिए अब आप लोग बताएं, अब आता है मेन चीज। ये तो बता दिया, सारा लिखा लिखा है आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अब आता है मेन चीज। और आप लोग बताइए, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम है, क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती होगी? अगर आपसे पूछा जाए, हमारा ग्लूकोज और हमारा फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम है, क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती होगी? क्या दोनों के गुण सेम होते होंगे? ऐसा नहीं है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। तो चलिए देखिए, जब दोनों के प्रॉपर्टी सेम है, क्या डिफरेंस हो सकता है?
कुछ तो डिफरेंस होगा और यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते होंगे और जो पूछे जाते हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बताते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। जैसे जो हम लोग ग्लूकॉन डी पीते हैं, ग्लूकॉन डी हमारा हल्का मीठा होता है, तो जो भी हम लोग ग्लूकॉन डी पीते हैं वो क्या होता है, हल्का मीठा होता है। जबकि जो भी हम लोग फल खाते हैं, फल हमारा ज्यादा मीठा होता है। तो देखिए जो हमारा फल है, फलों का मीठापन कौन प्रदान करता है, आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज हमारे फलों को मीठापन प्रदान करेगा। तब आप बता सकते हैं दोनों के टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या दोनों का टेस्ट सेम होता है। अगर आप से पूछा जाए क्या दोनों का टेस्ट सेम होगा, क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का स्वाद सेम होगा, बिल्कुल नहीं, दोनों का स्वाद अलग अलग है। ग्लूकोज हमारा हल्का मीठा होता है, जबकि फ्रक्टोज हमारा क्या होता है, बहुत मीठा होता है। और फ्रक्टोज के बारे में क्या बोला जाता है, हमारे नेचर में जितने भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं उनमें सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रक्टोज। मतलब प्रकृति में जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट पाए जाएंगे उनमें सबसे मीठा हमारा कौन सा होगा, फ्रक्टोज। तो यहाँ से पता चला दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, दोनों के गुण हमारे क्या है, बिल्कुल अलग है। और देखा जाए वो सारे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी अलग हो, तो देखा जाए वो सारे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। आप लोग बता सकते हैं ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है, वो सारे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम है बट जिनकी प्रॉपर्टी अलग है, जिनके गुण अलग है, ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है। तो देखिए वो सारे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम है, जिनका सूत्र तो सेम है लेकिन जिनके गुण अलग अलग होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है आइसोमर्स। ये सारे कंपाउंड्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स का हिंदी होता है समाव्ययता। समाव्ययता या इसी को कॉमन वर्ड में क्या बोला जाता है, इसी को कॉमन वर्ड में बोला जाता है समरूप। समरूप इनको बोला जाता है। तो नाम से ही बता सकते हैं दोनों का रूप क्या है, दोनों देखने में तो सेम है लेकिन दोनों के गुण क्या सेम है, दोनों के गुण सेम नहीं है। इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। तो चलिए बताइए, अगर पूछा जाए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं, जल्दी से बताइए। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे क्या होंगे, तो दोनों का फॉर्मूला क्या है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे, इन्हें हम लोग समरूप बोलेंगे। तो आप तो सोच रहे होंगे ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके पढ़ाने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। बिल्कुल लॉजिक है, और लॉजिक है तभी हम पढ़ा रहे हैं। अगर इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता हम आपको नहीं पढ़ाते। तो देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो आपने बताइए। स्वीटेस्ट नेचुरल का मतलब है मनप्रीत, प्रकृति में जितने भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं उनमें सबसे मीठा हमारा फ्रक्टोज होता है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमारा सबसे मीठा फ्रक्टोज होता है। तो चलिए, आप लोगों ने क्या केमिस्ट्री में कभी ये वर्ड सुना है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में क्या कभी आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप सुना है, फंक्शनल ग्रुप का भी नाम सुना होगा। आप लोगों ने केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और जब केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, और ये वर्ड हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है। तो चलिए बताइए व्हाट इज क्रियात्मक समूह। अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो इन सिंपल हम लोग बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसे केमिकल ग्रुप होते हैं जो किसी भी कंपाउंड से लगकर उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। कुछ ऐसे रासायनिक समूह जो किसी भी कंपाउंड, किसी यौगिक से लगकर उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दे, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। आप लोग के क्रियात्मक समूह बोलते हैं। जैसे आपका एल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, ये सारा आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो देखिए जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, तो यहाँ पर हमारा एक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है जिसका नाम होता है एल्डिहाइड। यहाँ पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा ये हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। जबकि देखिए जो हमारा फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है ये कौन सा होता है, कीटोन। तो फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप पाया जाता है, जबकि आपके ग्लूकोज में ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये मैम क्या क्या पढ़ा रही है, क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। और चलिए देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ तो पूछा गया होगा, चलिए अब आपको बताते हैं यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और हमें उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बताइए, अगर पूछा जाए व्हाट इज एल्डोहेक्सोज, जल्दी से बताएं। अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाए और थोड़ा दिमाग लगाकर आप लोग आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज हमारा क्या होगा, बता सकते हैं।
चलिए, सबका आंसर आ रहा है, विवेक, सोना, योगेश, सब लोग आंसर दे रहे हैं, मतलब सबको समझ आ गया, बिल्कुल सही है, बहुत सही आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो आप लोग को पता है हेक्सा का मतलब कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए। एल्डो का मतलब हमारा ग्रुप कौन सा होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो आप लोग बता सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप वाला 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है। तो जो हमारा एल्डोहेक्सोज होगा, हमारा एल्डोहेक्सोज कौन सा होगा, हमारा ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज हमारा एल्डोहेक्सोज होगा। अगर ऐसे ही पूछा जाए व्हाट इज कीटोहेक्सोज, हमारा कीटोहेक्सोज क्या होगा, तो आप लोग बता सकते हैं आपका कीटोहेक्सोज क्या होगा, तो जिसमें कीटोन ग्रुप हो, 6 कार्बन हो, मतलब जो हमारा फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज हमारा क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज। तो आप लोग बताएं, इसको बताने के लिए, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपको क्रियात्मक समूह जानना जरूरी है कि नहीं है। आप लोग से खुद पूछा जाए इन दोनों का आंसर जानने के लिए आप लोग को इसका फंक्शनल ग्रुप जानना जरूरी है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर फंक्शनल ग्रुप ही ना पता हो, क्या आप लोग आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। इसलिए हमें बताना पड़ा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ग्लूकोज में कौन सा होगा, फ्रक्टोज में कौन सा होगा, दोनों के बारे में बताना पड़ा। तो अब बताएंगे, कौन कौन बताएंगे, रविंद्र बताएंगे, हिमांशु बताएंगे और विवेक बताएंगे, ये तीनों लोग बताएंगे। और क्या बताएंगे, तो जल्दी से बताइए। अगर आप लोग से पूछा जाए अंगूर का मीठापन किसकी वजह से होता है, अगर आपसे पूछा जाए ग्रेप्स का मीठापन किसकी वजह से होता है, अंगूर का मीठापन किसकी वजह से होता है, और हमें पता है सब लोग आंसर देंगे फ्रक्टोज, बट सबका आंसर गलत है। सबका आंसर गलत है, क्यों, क्योंकि एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। और देखा जाए क्या अपवाद है, तो आपका अंगूर जो है, अंगूर एक अपवाद है, और अंगूर का मीठापन ग्लूकोज के कारण होता है। बाकी सारे फलों का मीठापन फ्रक्टोज के कारण होगा, लेकिन जो अंगूर है वो एक आपका एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, और इसका मीठापन किसके कारण होता है, ग्लूकोज के कारण। अब चलिए बताइए शहद का मीठापन किसके कारण होगा। हाँ जी बिल्कुल, ये चीटिंग है, लेकिन ये याद रखना है कि अंगूर का मीठापन ग्लूकोज के कारण होता है। अब बताइए शहद का मीठापन किसके कारण होता होगा। जो शहद है वो हल्का मीठा होता है कि ज्यादा मीठा होता है, आप लोग बता सकते हैं। जो भी शहद है, शहद आपका हल्का मीठा होता है या बहुत ज्यादा मीठा होता है। इसका मतलब जो शहद है, शहद का मीठापन किसके कारण होगा, फ्रक्टोज के कारण, फ्रक्टोज के कारण। तो ये हो गया आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में। तो अब आप यहाँ से बता सकते हैं, अगर पूछा जाए नेचुरल सबसे मीठा शुगर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। नेचुरल सबसे मीठा शुगर कौन सा होगा, मतलब प्रकृति में जो शुगर पाया जाता है उनमें सबसे मीठा शुगर हमारा कौन सा होगा, तो ये कौन सा होगा, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज होगा। ऐसे पूछा जाए अंगूर का मीठापन किसके कारण होगा, तो अंगूर का मीठापन किसके कारण होगा, ग्लूकोज के कारण। व्हाट इज एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज हमारा क्या होगा, तो एल्डोहेक्सोज हमारा क्या होगा, ग्लूकोज, एल्डोहेक्सोज होगा। जबकि कीटोहेक्सोज हमारा क्या होगा, फ्रक्टोज हमारा कीटोहेक्सोज होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा, यहाँ तक समझ आया होगा, ये उम्मीद किया जा सकता है आप लोगों से। चलिए, उम्मीद के अकॉर्डिंग आप लोगों ने बोला हाँ आप लोग को समझ आ गया। तब देखिए अभी आपका दो और आपका मोनोसेक्राइड है, और दो मोनोसेक्राइड और कौन कौन से होते हैं, एक हमारा गैलेक्टोज होता है, जबकि सेकंड हमारा कौन सा होता है, राइबोज होता है। तो दो और हमारा मोनोसेक्राइड होगा, एक गैलेक्टोज होगा, एक हमारा राइबोज होगा। तो देखिए जो हमारा गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेक्सोज, ये भी हमारा हेक्सोज है। तो बताइए जब गैलेक्टोज हमारा हेक्सोज है, गैलेक्टोज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, जब हमारा गैलेक्टोज भी एक हेक्सोज है, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही होगा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, सेम होगा, C6H12O6, C6H12O6। तो आप लोग बता सकते हैं क्या गैलेक्टोज हमारा आइसोमर हो सकता है। अगर आप लोग से पूछा जाए क्या गैलेक्टोज एक हमारा समरूप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका भी फॉर्मूला सेम है, बट प्रॉपर्टी अलग होगा, और जब प्रॉपर्टी अलग होगा मतलब ये भी क्या होगा, आइसोमर होगा। तब आप लोग बता सकते हैं इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। जो हमारा गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, तो अब आप लोग बता सकते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, और चार ऑप्शन क्या होगा, आपके पास पहला ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन है एल्डिहाइड, थर्ड ऑप्शन है कीटोन, लास्ट ऑप्शन है एल्कोहल। आप लोग बताइए कौन सा इसमें ग्रुप होता होगा, COOH ग्रुप होगा, आपका OH ग्रुप होगा, CHO ग्रुप होगा, या आपका CO ग्रुप होगा। तो चलिए देखा जाए यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप पाया जाता है, तो जो हमारा गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज में भी आपका ग्रुप पाया जाता है, और यहाँ पर भी हमारा ग्रुप कौन सा होगा, एल्डिहाइड ही होगा। यहाँ पर एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, यहाँ पर भी ग्रुप हमारा कौन सा होगा, एल्डिहाइड ही होगा।
तो जो हमारा गैलेक्टोज है इसमें भी हमारा एल्डिहाइड ग्रुप ही पाया जाता है। तो चलिए बताइए, ये हमारा एक एल्डोहेक्सोज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर आप से पूछा जाए जो हमारा गैलेक्टोज है ये हमारा एल्डोहेक्सोज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसमें भी ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड है। कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने हैं आपके? 6 कार्बन है। मतलब एल्डोहेक्सोज का एक आंसर नहीं होगा, एल्डोहेक्सोज का 2 आंसर हो सकता है। और 2 आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? एक हमारा ग्लूकोज होगा, दूसरा हमारा कौन सा होगा? गैलेक्टोज होगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज। कोमल ने पूछा शहद का मीठापन किसके कारण होता है? कोमल, शहद का मीठापन फ्रक्टोज के कारण होता है, फ्रक्टोज के कारण। तो चलिए देखें, जो हमारा गैलेक्टोज है ये भी क्या हुआ? हमारा एल्डोहेक्सोज। अब आता है लास्ट, और देखिए लास्ट हमारा मोनोसेक्राइड क्या हो सकता है? ये हमारा राइबोज होता है, राइबोज। और आप लोग बताइए, कभी आप लोगों ने आरएनए का नाम सुना है? आप लोग से अगर पूछा जाए क्या आप लोगों ने कभी आरएनए का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। और आप लोग बताएं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए? आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, या कई जगह लिखा रहता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आप तो देखिए इसमें ओस लगा हुआ है, ओस लगा हुआ है। अभी बताते हैं डॉली, अभी पता चल जाएगा गैलेक्टोज किसमें पाया जाता है, उसके लिए वेट करें। अभी बस इतना जाने, राइबोज पर ध्यान दे। और देखिए राइबोज में ओस लगा हुआ है, और रोज लगा हुआ है, मतलब ये हमारा क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। और देखिए आरएनए में आपका एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? राइबोज होता है। तो राइबोज हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है जो आरएनए में पाया जाता है। और देखिए जो हमारा राइबोज है इट इज अ टाइप ऑफ पेंटोज। ये हमारा पेंटोज टाइप का आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप लोग बताइए, जब हमारा राइबोज पेंटोज है, आपके राइबोज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अगर हमारा राइबोज पेंटोज है, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा C5H10O5, C5H10O5। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आरएनए में कौन से टाइप का सुगर पाया जाता है? तो आप लोग बताइए आरएनए में कौन से टाइप का सुगर होगा? यहाँ पर हेक्सोज होगा, हेप्टोज होगा कि पेंटोज होगा? तो जो हमारा आरएनए है इसमें पेंटोज आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, पेंटोज पाया जाता है। और इसमें कोई आपका ऐसा नहीं लिखा रहता है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसके लिए आपको इसका फंक्शनल ग्रुप नहीं याद रखना है। तो ये सारा हमारा मोनोसेक्राइड हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, एंड लास्ट हमारा कौन सा हो गया? राइबोज। अब आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा? ओलिगोसेक्राइड। कम से कम ओलिगोसेक्राइड का 2 एग्जाम्पल तो आज पढ़ ही सकते हैं, पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? जल्दी से बताएं, इसका 2 एग्जाम्पल और पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ओलिगोसेक्राइड। और ओलिगोसेक्राइड में देखा जाए तो आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, जो ओलिगो होता है, ओलिगो का मतलब क्या होता है? मिनिमम 2 शुगर होगा और मैक्सिमम कितना शुगर होगा? 10 शुगर। तो जब भी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 शुगर जुड़कर आपका कार्बोहाइड्रेट बनाए, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या नाम देते हैं? ओलिगोसेक्राइड नाम देते हैं। और देखिए ओलिगोसेक्राइड का सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या होना चाहिए? ओलिगोसेक्राइड का सबसे पहला एग्जाम्पल होगा आपका सुक्रोज। सुक्रोज हमारा एग्जाम्पल होगा। तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं, और समझाते हैं ओलिगोसेक्राइड होता क्या है। तो क्या होता है ओलिगोसेक्राइड? जैसे मान लें अभी आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है, और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो मान लेते हैं अभी आपके पास कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, C6H12O6। और ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा ग्लूकोज है। और आप लोग बताइए अभी जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज अभी हमारा मोनोसेक्राइड है कि ओलिगोसेक्राइड है? अगर आप लोग से पूछा जाए अभी जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारा मोनोसेक्राइड है कि ओलिगोसेक्राइड? अभी सिंगल यूनिट है, और अभी सिंगल यूनिट है, अभी मतलब ये क्या है? आपका मोनोसेक्राइड है। लेकिन मान ले अगर इसी ग्लूकोज से हम लोग क्या जोड़ दे, इसी ग्लूकोज से एक और यूनिट हम लोग जोड़ दे, और क्या जोड़ दे? तो आपका C6H12O6, मतलब इसी से एक और फ्रक्टोज जोड़ दिया जाए। तो एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज के साथ एक हमने फ्रक्टोज जोड़ दिया। तब आप लोग बता सकते हैं जब एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जुड़ गया, यहाँ पर 1 यूनिट होगा कि 2 यूनिट होगा? अब आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर हमारा 1 इकाई होगा कि 2 इकाई होगा? 2 इकाई होगा। और जब ये 2 इकाई होगा, ये हमारा मोनोसेक्राइड बनाएगा कि ओलिगोसेक्राइड बनाएगा? अब आप लोग बता सकते हैं ये हमारा मोनोसेक्राइड बनाएगा कि ओलिगो? ओलिगो बनाएगा। और ओलिगो में भी कौन सा टाइप बनाएगा? डाइसेक्राइड बनेगा। यहाँ पे 2 आपके जुड़ रहे हैं और 2 जुड़ रहे हैं, मतलब ओलिगो का भी कौन सा टाइप बनेगा? डाइसेक्राइड बनेगा। तो यहाँ से देखिए जब हमारा एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जुड़ता है, यहाँ से हमारा फॉर्मेशन किसका होता है? यहाँ से हमारे सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से सुक्रोज बनेगा। और आप लोग बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज?
हमारे सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो देख रहे हैं C6 और C6 जुड़ रहा है, C6 जुड़ रहा है, और जब C6 जुड़ रहा है मतलब यहाँ से क्या बनेगा? C12H22O11, C12H22O11, और H22O11 क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, यहाँ से एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलने के कारण जो आपका सुक्रोज है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। तो चलिए अब आप लोग यहाँ से आंसर दीजिए। अगर पूछा जाए सुक्रोज हमारे कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, आप लोग बताइए। सुक्रोज हमारे कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट है? ओलिगोसैकेराइड है। लेकिन ओलिगो में भी कौन से टाइप का है? तो ओलिगो में भी ये डाइसैकेराइड है। दो कार्बोहाइड्रेट जुड़ रहे हैं और दो जुड़ रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा? हमारा डाइसैकेराइड होगा। तो चलिए बताइए, अगर पूछा जाए सुक्रोज की एक इकाई ग्लूकोज होती है तो दूसरी इकाई क्या होगी? बता सकते हैं आप लोग? सुक्रोज की एक इकाई ग्लूकोज होती है तो दूसरी इकाई क्या होगी? तो एक इकाई ग्लूकोज होगी जबकि दूसरी इकाई क्या होगी? फ्रक्टोज होगी। ग्लूकोज, दूसरा क्या हो गया? फ्रक्टोज। तो देखिए जो हमारा सुक्रोज है, सुक्रोज को कॉमनली हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको कॉमनली हम लोग घरेलू चीनी के नाम से जानते हैं। मतलब घर पे हम लोग जो भी चीनी यूज करते हैं, घर पे जो चीनी यूज करते हैं, ये हमारा क्या होता है? सुक्रोज ही होता है। वाटर क्यों अलग होगा? क्योंकि दो कंपाउंड जब भी जुड़ते हैं, दो कंपाउंड के बीच कोई ना कोई बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता योगेश? आप खुद पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। जब भी दो कंपाउंड जुड़ते हैं उस क्या होता है? उनके बीच बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनने के लिए कोई ना कोई मॉलिक्यूल बाहर होता है, और ये मॉलिक्यूल हमारा कौन बाहर होता है? H2O मॉलिक्यूल बाहर होता है। तो देखिए हम लोग घर पे जो चीनी यूज करते हैं, घर पे जो चीनी यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है? सुक्रोज होता है। तो जब भी आप लोग चाय में यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? सुक्रोज यूज करेंगे। तो चलिए बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाउसहोल्ड शुगर? घरेलू चीनी का फॉर्मूला क्या होगा? अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाउसहोल्ड शुगर, घरेलू चीनी का फॉर्मूला क्या होगा? तो घरेलू चीनी हमारा क्या है? सुक्रोज है। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? C12H22O11। आप लोगों ने कभी टेबल सॉल्ट सुना है कि नहीं सुना है? आप लोगों ने टेबल सॉल्ट सुना होगा। टेबल सॉल्ट हमारा कौन सा होता है? NaCl होता है। ऐसे हमारा टेबल शुगर कौन सा होता है? तो टेबल शुगर हम लोग सुक्रोज को बोलते हैं। तो सुक्रोज इज ऑल्सो नोन एज टेबल शुगर। टेबल शुगर मतलब जनरली जो हमारे टेबल पे जो चीनी रखा जाता है वो हमारा कौन सा होता है? सुक्रोज होता है। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं। अगर पूछा जाए गन्ने से हमारा कौन सा शुगर मिलता होगा? अगर आप लोग से पूछे, नहीं H2O यूज नहीं करेंगे, H2O फॉर्मूला में यूज नहीं करेंगे, हमारा फॉर्मूला सिर्फ इतना ही यूज होगा, C12H22O11 ही यूज होगा। तो आप लोग बता सकते हैं गन्ने से हमारा कौन सा शुगर मिलता है? गन्ने से चीनी बनता है। चीनी में क्या होता है? सुक्रोज होता है। और इसीलिए सुक्रोज को नेक्स्ट हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं केन शुगर। केन शुगर मतलब गन्ने से मिलने वाला शुगर। गन्ने से मिलने वाला शुगर, ये गन्ने से आपका शुगर मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? केन शुगर होता है, गन्ने से मिलने वाला शुगर। तो ये हो गया आपके सुक्रोज के बारे में कि सुक्रोज है क्या। सुक्रोज आपका किससे किससे मिलकर बना होता है, आप लोग का क्या क्या इसका कॉमन नेम होता है, ये सब हमने बता दिया। अब आपको एक लास्ट आपका कार्बोहाइड्रेट बताएंगे, और लास्ट हमारा कौन सा होगा? लैक्टोज। लैक्टोज, और आप लोगों ने कभी सुना होगा अगर कहीं पर भी आपका लैक्ट वर्ड लगे, लैक्ट वर्ड इज अ रूट वर्ड फॉर मिल्क। जो लैक्ट वर्ड होता है, लैक्ट आपका एक मिल्क के लिए रूट वर्ड होता है। जैसे दूध का मीठापन लैक्टोज की वजह से होगा। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध को दही में कन्वर्ट कौन करता है? लैक्टोबैसिलस करता है। तो जहां कहीं भी लैक्ट वर्ड लगे, लेफ्ट वर्ड हमें हमेशा किसके लिए होगा? मिल्क के लिए होगा। आगे वर्ड है आपका ओस, और ओस का मतलब क्या हुआ? ओस का मतलब हो गया शुगर। इसका मतलब लैक्टोज क्या हुआ? तो दूध का जो भी मीठापन होता है, हल्का फुल्का जो भी मीठापन होता है, वो सारा किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। तो लैक्टोज को कॉमनली हम लोग मिल्क शुगर नाम से जानते हैं, दूध वाले शुगर के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो हमारा लैक्टोज है, लैक्टोज किससे किससे मिलकर बना होगा? तो यहाँ पर एक इकाई हमारा कौन सा होगा? ग्लूकोज होगा, जबकि दूसरी इकाई हमारी कौन सी होगी? गैलेक्टोज। तो जो हमारा लैक्टोज है ये आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़ेगा, इसी के जुड़ने से हमारा क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। तो चलिए बताइए लैक्टोज में कितने यूनिट शुगर है? अगर आप लोग से पूछा जाए लैक्टोज में टोटल कितने यूनिट शुगर पाया जाते हैं? एक ग्लूकोज का है, एक गैलेक्टोज का है। यहाँ पर 2 यूनिट शुगर पाया जा रहा है, और जब यहाँ पे 2 यूनिट शुगर पाया जा रहा है, ये हमारा क्या होगा? ओलिगोसैकेराइड होगा। और ओलिगो में भी कौन सा टाइप होगा? ये हमारा डाइसैकेराइड होगा।
तो ये हो गया लैक्टोज इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो अगर पूछा जाए अगर 1 यूनिट लैक्टोज का ग्लूकोज है तो दूसरी यूनिट क्या होगी? 1 यूनिट ऑफ लैक्टोज इज ग्लूकोज, देन द अनदर यूनिट इज, तो हमारा अनदर यूनिट क्या होगा? हमारा गैलेक्टोज हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? ग्लूकोज गैलेक्टोज ये समझ आ गया होगा कि क्या होता है, किसके किसके जुड़ने से आपका बनता है, ये पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। तो चलिए लास्ट अब आप लोग बता दे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पर भी देखिए आपका C6 और C6 से तो जुड़ रहा है, आप लोग खुद देखिए यहाँ C6 से जुड़ रहा है, और देखिए लैक्टोज का भी फॉर्मूला सेम ही होता है जो आपके सुक्रोज का होता है। इसका मतलब इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? C12H22O11, C12H22O11। तो चाहे आपका लैक्टोज हो चाहे सुक्रोज हो, इन सबका फॉर्मूला सेम होगा, और फॉर्मूला हमारा क्या होगा? C12H22O11। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट जिसमें हमने मोनो के बारे में बताया, ओलिगो के बारे में बताया। अभी आप लोग का पॉली बाकी है, फैट बाकी है, प्रोटीन बाकी है, ये सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग का कोई डाउट है? यहाँ तक आज जाने देते हैं। आप लोग का कोई डाउट है कि नहीं है? थैंक यू योगेश। अभी तो नहीं है, चलिए अभी तो नहीं है, तो जब भी आप लोग की डाउट होगी आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग हैंड रेज करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विपिन कुमार उपाध्याय, लैक्टोज में भी वाटर निकलेगा लेकिन वाटर को हमें इग्नोर करना है। हाँ जी बोले विपिन। मैम ये कह रहे थे कि जो आप बोली कि मैम कि वो जो अंगूर होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसमें मैम टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है ना? हाँ टार्ट्रिक एसिड, हमने एसिड थोड़ी बताया, हमने तो कार्बोहाइड्रेट बताया ना। तो सर उसमें आपने बोला कोई ग्लूकोज नाम है, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। ग्लूकोज का उसमें क्या ग्लूकोज मतलब? कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज एसिड थोड़ी है, वो तो कार्बोहाइड्रेट है। वो कार्बोहाइड्रेट है। हाँ हाँ जी। ओके मैम, थैंक्स मैम। एक्सप्लेन गैलेक्टोज। मनप्रीत हमने गैलेक्टोज एक्सप्लेन नहीं किया था। मैम क्लियर नहीं हुआ। गुड इवनिंग मैम, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। गैलेक्टोज भी एक आपका शुगर होता है जो आपके 6 कार्बन वाला होता है, और ये मेनली हमारा मिल्क शुगर बनाने में हेल्प करता है। जो लैक्टोज है उसको बनाने में हेल्प करता है। इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप भी पाया जाता है, इसलिए इसको भी एल्डोहेक्सोज ही बोला जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी का डाउट नहीं है तो चलिए, सबका आज सबकी किसी का डाउट नहीं है तो आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं। बाकी जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास तक कुछ याद रहेगा या नहीं रहेगा? पहले तो आप लोग ये बताएंगे नेक्स्ट क्लास तक कुछ याद रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? चलिए रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। आप लोग ध्यान से रहें, अच्छे से रहें और कोरोना से बचकर रहें।